वंदे मातरम। मैं विजय ठाकरे आपका स्वागत करता हूं स्टेप अप एकेडमी। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक नए सफरनामा की, और वो सफरनामा जो है वो है सुपर क्विक रिवीजन। ये सुपर क्विक रिवीजन है क्या? तो सुपर क्विक रिवीजन का मतलब है कि पूरा चैप्टर जो है वो कुछ मिनट्स में हम लोग क्या करने वाले हैं, कंप्लीट करने वाले हैं। तो क्या लेके आए हम लोग? तो मैक्रो इकोनॉमिक्स का यूनिट नंबर 2, जिसमें कि 2 चैप्टर आएंगे, जिसका नाम है मनी एंड बैंकिंग। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं, और बहुत ही तेजी से चलेंगे भाई। आप लोग मेरे साथ कोऑपरेट करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुपर क्विक रिवीजन है मनी एंड बैंकिंग का। स्टार्ट करते हैं हम लोग इसको। सबसे पहले हम लोग ये समझे कि बार्टर सिस्टम क्या होता है। तो बार्टर सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसमें कि गुड्स फॉर गुड्स का एक्सचेंज होता है। मतलब कि जब करेंसी नहीं हुआ करती थी तब भी लोगों की नीड्स और वांट्स फुलफिल हुआ करती थी, तो उस सिस्टम को कहा जाता था यहां पे बार्टर सिस्टम। क्या कहा जाता था भैया? बार्टर सिस्टम। तो इसको मैं ये बोल सकता हूं जीजी और सीसी। क्या बोल सकता हूं भैया? जीजी और सीसी, मतलब गुड्स फॉर गुड्स और कमोडिटीज फॉर कमोडिटीज। चलिए एक बार हम लोग समझ लेते हैं एग्जाम में लिखना क्या है हम लोगों को। तो बार्टर सिस्टम मींस एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर गुड्स। ओके, अब हम लोग यहां पे अगर इसकी मीनिंग पे आए तो बार्टर सिस्टम इज एन इकोनॉमी, इज अ टाइप ऑफ इकोनॉमी इन विच देयर एग्जिस्ट अ डायरेक्ट एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ द मनी। ये वर्ड हम लोग को याद रखना है, विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ द मनी। मतलब कोई भी करेंसी यहां पे नहीं आएगी भाई, ये बात याद रखिएगा एग्जाम में। चलिए, ऑल्सो नोन एज सी टू सी, मतलब कमोडिटी टू कमोडिटी भी हम लोग इसको यहां पे कहते हैं। चलिए, लिमिटेशन ऑफ बार्टर सिस्टम, क्या ड्रॉबैक्स थे बार्टर सिस्टम के जिसके कारण हमारे यहां करेंसी सिस्टम आता है, उसको हम लोग समझते हैं। सबसे पहला आता है डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स की लैक हो जाए, मतलब कमी हो जाए। मतलब जो आपकी जरूरत है वो मेरी जरूरत है, ये जरूरी नहीं है, बार्टर सिस्टम है। दूसरा बोलता है लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू, मतलब कि किसी चीज का 1 ग्राम, मान लेते हैं गोल्ड का 1 ग्राम और 1 ग्राम अगर हम लोग राइस की बात करें तो दोनों हो क्या है, बराबर कभी भी नहीं हो सकते। तो ये क्या था भैया? लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू था। नंबर 3 बात करेंगे हम लोग लैक ऑफ डिविजिबिलिटी की, मतलब कि चीजों के एक्सचेंज में चीजों को बांटा नहीं जा सकता था यहां पे। मतलब कि अगर एक पेयर ऑफ शूज चाहिए तो इस पेयर ऑफ शूज के लिए 1 लेग ऑफ हॉर्स नहीं दिया जा सकता। यहां लैक ऑफ डिविजिबिलिटी काम करती थी। लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू, मतलब यहां पे चीजों को बहुत दिनों तक के स्टोर नहीं किया जा सकता। मतलब यहां पे बात हो रही है पेरिशेबल गुड्स की। तो ये जो पेरिशेबल गुड्स है, मतलब कि बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन में चलने वाले हैं। अगर यहां से अफ्रीका जाना, अफगानिस्तान जाना, पाकिस्तान जाना है या यूरोप की किसी कंट्री में जाना है तो ये चीजें स्टोर नहीं की जा सकती लंबे समय तक के। लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट का मतलब होता है कि आज अगर ट्रांजैक्शन हो रहा है तो उसकी पेमेंट इन फ्यूचर होगी। ये बार्टर सिस्टम में पॉसिबल नहीं हुआ करता था। तो हम लोग को क्या करना है भैया? ये 5 लाख याद करने हैं। 5 लाख मतलब 5 कमियां याद करनी है। पहला डबल कोइंसिडेंस ऑफ द वांट्स, नंबर 2 हो गया लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू, नंबर 3 हो गया लैक ऑफ डिविजिबिलिटी, नंबर 4 हो गया लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू, नंबर 5 हो गया यहां पे क्या हो गया भैया? लैक ऑफ डेफर्ड पेमेंट। डेफर्ड पेमेंट मतलब फ्यूचर में आप पेमेंट नहीं कर सकते। तो इसको हम लोग कैसे याद कर लेंगे भैया? ट्रिपल डी मतलब 3D और CS। ठीक है, तो ये याद हो गया 3DCS। 3DCS का मतलब हो गया यहां पे हम लोगों ने डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स लिया, यहां पे क्या ले लिया भैया? डिविजिबिलिटी ले लिया। नंबर 3 में क्या ले लिया हम लोगों ने? डेफर्ड पेमेंट ले लिया। और यहां पे C का मतलब क्या हो गया? कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू हो गया। और S का मतलब क्या हो गया? स्टोर ऑफ वैल्यू। तो 3CDS हो गया। ऐसे याद कर सकते हैं हम लोग, या हम लोग इसको बोल सकते हैं 3DCS या 3CDS, ऐसे याद कर लेंगे हम लोग यहां पे। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ दोस्तों। चलिए बात करते हैं हम लोग यहाँ पे फॉर्म्स ऑफ मनी की। तो मनी कितने टाइप की होती है? तो हमारे को पता है कि मनी जो है आज कितने टाइप की, हमारे पास 4 टाइप की है। पहली फिएट मनी, जो पैसे को सरकार इजाजत दे दे कि ये पैसा ही है भैया, ये कागज है और ये पैसा भी है, तो सरकार को बोलना पड़ेगा कि ये कागज जो है पैसे की तरह काम करने वाला है। उसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे फिएट मनी। क्या बोलते हैं? फिएट मनी। मतलब सरकार के ऑर्डर और अथॉरिटी से जो पेपर करेंसी बन जाए या जो मेटल कॉइन बन जाए उसको हम लोग बोलते हैं
यहाँ पे फिएट मनी। नंबर 2 होता है फिड्यूसरी मनी। फिड्यूसरी का मतलब होता है जब यहाँ पे पेयर और पेई के बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से किसी भी करेंसी का एक्सचेंज हो, ट्रांजैक्शन हो, मनी का एक्सचेंज हो, ये सारा का सारा आता है यहाँ पे फिड्यूसरी मनी में। नेक्स्ट आता है फुल बॉडीड मनी, मतलब जो आपके पास पैसा रखा है और उसमें जितना मेटल इस्तेमाल हुआ है दोनों ही अगर बराबर है तो इसको यहां कहा जाता है क्या? फुल बॉडीड मनी। क्या कहा जाएगा भैया? फुल बॉडीड मनी। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग यहाँ पे क्रेडिट मनी की। किसकी बात करेंगे? क्रेडिट मनी। बट क्रेडिट मनी में क्या होता है, जो मेटल है या जो करेंसी की वैल्यू है वो ज्यादा दिख रही है मगर उसमें जो चीजें लगी है वो कम हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे? क्रेडिट मनी। समझते हैं इसको हम लोग कि मनी वैल्यू जो है वो ज्यादा होगी और कमोडिटी वैल्यू जो है वो कम होगी। जैसे किसी करेंसी नोट पे लिखा हुआ है 2000, बट वो जो नोट का पेपर है उसमें 2000 रुपए का पेपर यूज इस्तेमाल नहीं हुआ होगा। बट ऐसे ही अगर हम लोग बात करें 1 रुपए के कॉइन में और अगर 1 रुपए का ही मेटल इस्तेमाल हुआ है तो ये क्या हो जाएगा भैया? यहाँ पे फुल बॉडीड मनी। बट अगर मान लेते हैं इस्तेमाल नहीं होता है तो ये क्या कहलाएगा? क्रेडिट मनी। तो हमारे पास क्या आ गया भैया कि जो मनी है वो 4 टाइप की होती है, 2F, 2F और 2 क्या हो जाएगा? यहाँ पे 3F ले सकते हैं हम लोग और 1 क्या हो गया भैया? C। तो 3F का मतलब फिएट, फिड्यूसरी और फुल बॉडीड, और यहाँ पे C का मतलब क्या हो गया दादा? क्रेडिट मनी। क्या हो गया? क्रेडिट मनी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसी के साथ हम लोग बात करते हैं लीगल डेफिनेशन क्या है मनी की। तो मनी वो कोई भी चीज हो सकती है जिसको सरकार क्या मान ले अपने आप में भैया? लीगल टेंडर मान ले, जो कि हमारे यहाँ कॉइन्स, नोट्स और चेक्स के फॉर्म में जनरली मिलता है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। हु सप्लाइज मनी, मनी को सप्लाई करने वाली कौन सी एजेंसी है भाई? तो हमारे पास यहाँ पे 3 एजेंसी है। सबसे पहला सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री विच इज नोन एज RBI। नंबर 2 इज द गवर्नमेंट, सरकार। तीसरा कौन हो गया भैया? कमर्शियल बैंक। चलिए हम लोग समझते हैं। RBI इज द प्रिंसिपल सप्लायर ऑफ मनी, मतलब तीनों सप्लाई करते हैं मगर प्रिंसिपल सप्लायर कौन है भाई? RBI। RBI इशू करता है ऑन द बेसिस ऑफ मिनिमम रिजर्व सिस्टम। जो आप पैसा इशू करते हैं वो MRS बेसिस पे होता है। लगभग 200 करोड़ आपके पास MRS होना चाहिए, जिसमें से 115 करोड़ जो है सिर्फ और सिर्फ किस फॉर्म में होना चाहिए भैया यहाँ पे? तो वो बोलता है कि सिर्फ गोल्ड फॉर्म में होना चाहिए। उसके बाद जो 85 करोड़ बचेगा वो फॉरेन सिक्योरिटीज के फॉर्म में यहाँ पे हो सकता है। और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है वो इशू करती है यहाँ पे 1 रुपी नोट और बाकी जितने भी कॉइन्स होते हैं वो। तो 1 रुपए का जो नोट होता है वो इशू करने का काम करती है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, और उस पर जो सिग्नेचर होते हैं वो होते हैं किसके? फाइनेंस सेक्रेटरी के। बट अगर बाकी नोट्स की बात करें हम लोग, प्रिंटेड नोट्स की बात करते हैं, उस पर सबके साइन किसके होंगे भैया? RBI के, गवर्नर के। तो ये बात एग्जाम में हमें याद रखनी है। मनी क्रिएटेड बाय द कमर्शियल बैंक बाय वे ऑफ डिमांड डिपॉजिट इज कॉल्ड बैंक मनी। ध्यान से समझिएगा, डिमांड डिपॉजिट का मतलब होता है जो पैसा हम लोगों ने बैंकों में जमा किया, आवश्यकता पड़ने पे अगर हम लोग उसको वहां से निकाल सकते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे डिमांड डिपॉजिट। क्या बोलेंगे? डिमांड डिपॉजिट। और इस मनी को हम लोग क्या बोल सकते हैं? बैंक मनी भी बोल सकते हैं। हम लोग बात करेंगे यहाँ पे हाई पावर्ड मनी की या मॉनेटरी बेस या बेस मनी की। होती क्या है? चलिए हम लोग समझते हैं किसका कॉम्बिनेशन होता है। इट इज द सम टोटल ऑफ द करेंसी हेल्ड बाय द पीपल। लोगों के पास जो पैसा इकट्ठा रखा हुआ है वो लोगों के पास, के बाद हम लोग बात करेंगे यहाँ पे जो डे टू डे ट्रांजैक्शन में जो पैसा यूज हो रहा है वो, उसको हम लोग कहते हैं यहाँ पे वॉल्ट। क्या होता है वॉल्ट? फॉर डे टू डे बिजनेस कैश ऑफ द कमर्शियल बैंक, कैश रिजर्व्स ऑफ द कमर्शियल बैंक विद द RBI। जो भी कैश रिजर्व कमर्शियल बैंक का RBI के पास रखा, इन तीनों को जब हम लोग मिलाते हैं तो बनता है हमारा हाई पावर्ड मनी, मॉनेटरी बेस या बेस मनी। ओके, चलिए यहां तक है, कोई डाउट? आगे बढ़ेंगे हम लोग भाई। फंक्शंस ऑफ मनी एंड मनी ओवरकम द ड्रॉबैक ऑफ द बार्टर सिस्टम। सबसे पहला हमारा फंक्शन क्या है? मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो किसके काम में आता है भैया? किसी भी चीज को खरीदने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है मनी। एवरीथिंग इज मनी। मेजर ऑफ यूनिट ऑफ वैल्यू। अब यहाँ पे क्या करा जा सकता है? उस मनी को नापा भी जा सकता है। जैसे 2000 तो 2000 की वैल्यू होगी, 1500 तो 1500 की वैल्यू होगी, 1000 मतलब 1000 की वैल्यू होगी। इसको लंबे समय तक के क्या करा जा सकता है? स्टोर भी किया जा सकता है। स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, मतलब कि अब यहां पे फ्यूचर में भी पेमेंट किया जा सकता है। मतलब मनी के आने से जो भी ड्रॉबैक्स थे वाटर सिस्टम के वो सब क्या हो गए हैं? वॉश आउट हो गए हैं। और आज हमारे यहाँ सब कुछ क्या चल रहा है? करेंसी चल रही है। बट अब धीरे धीरे करके डिजिटल इंडिया में इस करेंसी को भी हटा दिया गया है। ये सब ट्रांजैक्शन जो है वो हमें दिख रहे हैं, बट यहाँ पे कोई भी चीज आपको हार्ड फॉर्म में नहीं दिख रही है। मतलब सारी
की सारी चीजें वर्चुअल फॉर्म में हो रही है। ओके, मनी सप्लाई की हम लोग बात करते हैं। इट रेफर्स टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी हेल्ड बाय द पब्लिक एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम इन एन इकोनॉमी। मनी सप्लाई का मतलब होता है एक पर्टिकुलर टाइम में लोगों के पास कितना पैसा है खर्चा करने के लिए, उसको हम लोग बोलते हैं यहां पे मनी सप्लाई। क्या बोलेंगे सर जी? मनी सप्लाई। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग इसमें। मनी सप्लाई में हम लोग मेजर्स की बात करेंगे कि मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई क्या होता है। तो 1967-68 तक के आरबीआई यूज करता था मनी सप्लाई, बट 74 से इसने ये सिस्टम चेंज करा और ये सिस्टम जो है 4 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, M1, M2, M3 और M4। चलिए M1 को समझते हैं। इट इज द फर्स्ट एंड द बेसिक मेजर ऑफ मनी सप्लाई आल्सो नोन एज ट्रांजैक्शन मनी। और M1 का एक और नाम क्या है भैया यहाँ पे? ट्रांजैक्शन मनी। अब M1 में आता क्या है? कॉइंस एंड करेंसी विद द पब्लिक, ठीक है, जिसको मैं बोलता हूं यहाँ पे CC। क्या बोलता हूं? CC। नंबर 2 इज ए डिमांड डिपॉजिट ऑफ द कमर्शियल बैंक, मतलब हम लोगों ने जो पैसा बैंकों में जमा करके रखा, जब जरूरत पड़ेगी तो हम लोग निकाल सकते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग यहाँ पे डिमांड डिपॉजिट। नंबर 3 इज द अदर डिपॉजिट विद द आरबीआई। और भी अलग अलग जगह से जहां से भी पैसा आ रहा है आरबीआई के पास, वो अगर तीनों को जोड़ दिया जाता है तो ये बन जाता है हमारा M1। मतलब CC, DD और OD का कॉम्बिनेशन जो होता है वो कहलाता है M1। क्या कहलाता है भाई साहब? M1। चलिए आगे बढ़ेंगे। इसी के साथ बात करते हैं हम लोग यहाँ पे अदर डिपॉजिट में क्या क्या आने वाला है जो कि आरबीआई के पास जमा है। वो है डिमांड डिपॉजिट विद द आरबीआई ऑफ द पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लाइक नाबार्ड। नाबार्ड का जो भी पैसा आरबीआई के पास जमा है वो कहलाता है अदर डिपॉजिट। नाबार्ड का जो भी पैसा है आरबीआई के पास वो क्या कहलाता है यहाँ पे? अदर डिपॉजिट। नंबर 2 डिमांड डिपॉजिट विद द आरबीआई ऑफ द फॉरेन सेंट्रल बैंक। दूसरी कंट्री के जो भी सेंट्रल बैंक है उनने जो भी पैसा रख रखा है वो सब किस में आएगा? यहाँ पे किसमें आएगा भाई साहब? तो वो आएगा इसमें अदर डिपॉजिट में, ठीक है। या तो फॉरेन गवर्नमेंट का कोई पैसा है आरबीआई के पास, वो सब अदर डिपॉजिट में आएगा। तीसरा इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन लाइक IMF एंड द वर्ल्ड बैंक का जो पैसा है वो आएगा इसमें अदर डिपॉजिट में। चलिए आगे बात करेंगे हम लोग क्या नहीं आता इसमें। तो डिपॉजिट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री विद द आरबीआई, हमारी सरकार का जो पैसा आरबीआई के पास जमा होगा वो M1 में यहां कंसीडर नहीं किया जाएगा। दूसरा डिपॉजिट ऑफ द कंट्रीज बैंकिंग सिस्टम विद द आरबीआई, और हमारे कंट्री की जो बैंकिंग सिस्टम है, बैंक का जो पैसा आरबीआई के पास जमा है वो यहां पे कंसीडर नहीं करना है। किसमें भाई साहब? तो अदर डिपॉजिट में नहीं करना है। तो यहां पे एक चीज समझ में आ गई, M1 इज इक्वल टू CC प्लस DD प्लस OD। चलिए M1 हमें क्लियर हो गया है। मूव करेंगे हम लोग अब भाई नेक्स्ट टॉपिक जो कि हमारा M2 है। इट इज अ ब्रॉडर कॉन्सेप्ट ऑफ मनी सप्लाई एज कंपेयर टू M1। ये ब्रॉडर कॉन्सेप्ट पे काम करता है। इट इंक्लूड सेविंग डिपॉजिट ऑफ पोस्ट ऑफिस। सेविंग डिपॉजिट किसकी होगी भैया? पोस्ट ऑफिस की विद द बैंक डिपॉजिट। मतलब कि अब हम लोग M1 जो कि CC, DD, OD के साथ में था, और क्या जुड़ जाएगा इसमें? हमारा सेविंग डिपॉजिट विद द पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक। क्या जुड़ जाएगा यहाँ पे? सेविंग डिपॉजिट विद द पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक। तो ये M2 हमारा क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, M3 पे आते हैं। इट इंक्लूड्स नेट टाइम डिपॉजिट, और क्या जुड़ जाएगा इसमें? नेट टाइम डिपॉजिट। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? M1 मतलब CC प्लस DD प्लस OD प्लस नेट टाइम डिपॉजिट विद द बैंक। आगे बढ़ते हैं M4 पे आते हैं। M3 प्लस M3 क्या हो गया भैया? ये देखिए टोटल डिपॉजिट विद द पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक इन एडिशन टू द M3। जो भी पोस्ट ऑफिस में टोटल सेविंग बैंक का पैसा रखा हुआ इन सबको जोड़ दो, और क्या जोड़ दो भैया? M3 को जोड़ दो, तो आ जाएगा क्या आपका? M4। तो यहां तक हम लोगों ने मनी सप्लाई समझा जो कि 1974 के बाद हमारे यहाँ काम कर रहा था। कुछ फैक्ट की बात करें हम लोग जो एग्जिस्टेंशियल रीजंस या तो आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। M1 एंड M4 मोर लिक्विड, M1 इज मोर लिक्विड एंड M4 इज लीस्ट लिक्विड। क्यों? क्योंकि M1 जो है यहाँ पे ट्रांजैक्शन मनी भी कहलाता है। M3 इज वाइडली यूज, M3 जो है सबसे ज्यादा यूज होने वाला है क्योंकि नेट टाइम डिपॉजिट इसमें आता है। इसमें बोलता है मेजर ऑफ द मनी सप्लाई एंड इट इज नोन एज द एग्रीगेट मॉनेटरी रिसोर्सेज ऑफ द सोसाइटी। और ये क्या बताता है कि हमारे पास कितना पैसा है जो हम लोग आज खर्च कर सकते हैं, वो सब कुछ किस में आएगा सर जी? तो वो आएगा M3 में। आगे बात करेंगे हम लोग। M1 और M2 जो है जनरली नोन एज नैरो मनी। याद रखिएगा भाई, नैरो मनी कहलाते हैं M1 और M2, और M3 और M4 पे आए तो ये कहलाता है ब्रॉड मनी। ये एग्जाम में हमें याद रखना है, ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है। आगे हम लोग बढ़ेंगे भैया, यहाँ पे एक नया टॉपिक जो है मनी के बाद आते हैं हम लोग किस पे भैया? बैंकिंग पे। हमें पता है बैंक का जो मेजर काम होता है वो क्या होता है? एक्सेप्टिंग डिपॉजिट एंड लेंडिंग लोन्स। ठीक है,
चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं बैंकिंग सिस्टम से। बैंकिंग सिस्टम जो है हमारे आज इकोनॉमी की लाइफ सेल है। नो इकोनॉमी कैन सर्वाइव इन द एब्सेंस ऑफ इफेक्टिव बैंकिंग सिस्टम। अगर बैंकिंग सिस्टम नहीं है तो यहां पे कोई भी इकोनॉमी प्रॉपर्ली सर्वाइव नहीं कर सकती है। इंडियन बैंकिंग सिस्टम बेसिकली कंप्राइजेस ऑफ टू टाइप्स ऑफ बैंक। हमारे यहां दो टाइप के बैंक होते हैं। पहला जो बैंक होता है कमर्शियल बैंक होता है, मतलब वो पैसे के बदले में ही आपके साथ कोई भी रिलेशन रखेगा। एंड नंबर टू इज द सेंट्रल बैंक। और सेंट्रल बैंक भी अपने आप में क्या है, कमर्शियल बॉडी है, जिसमें लेन देन जो है वो सिर्फ और सिर्फ किसके कारण होगा, यहां पे पैसे के कारण होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम कमर्शियल बैंक का हम लोग मीनिंग समझते हैं। एक ऐसा इंस्टीट्यूशन जो परफॉर्म करेगा क्या, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, जो भी पैसा आ रहा है उसको एक्सेप्ट करेगा, लोन देने का काम करेगा जिसको पैसे की आवश्यकता है, जरूरत है, और मेकिंग इन्वेस्टमेंट, उस पैसे को मार्केट में लगाएगा विद द एम ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। कमर्शियल बॉडी है इसीलिए हमेशा इसका एम रहेगा कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम ये पैसा अर्न कर सके। फॉर एग्जाम्पल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पीएनबी एंड कैनरा बैंक, ये सारे के सारे सरकारी बैंक है जो कि कमर्शियल बैंकिंग की तरह काम करते हैं। चलिए सबसे इंपॉर्टेंट बात हम लोग करेंगे, सरकार का जो एक इंस्टीट्यूशन है जिसका नाम है बैंक, उसका काम है पैसे को बोरो करना और जिनको जरूरत है उनको लेंडिंग करना, मतलब उधार देना। चलिए द रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच द बैंक एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम द हाउस होल्ड इज नोन एज द बोरोइंग रेट। जितने पे लिया है, मान लेते हैं 4% पे उसने लिया है पैसा, तो ये हो गया बोरोइंग रेट। अब क्या करेगा, अपने पास रखेगा और दूसरे को क्या कर देगा, इसको आउटसोर्स कर देगा। At which bank lend out their reserve to investors is known as lending rate। अब जितने रेट पे ये लेंडर्स को देगा, मान लेते हैं 7%, तो ये 4% से लेके 7% के बीच में मान लेते हैं 3% का डिफरेंस आया, और ये 3% को क्या कहते हैं सर जी, यहाँ पे स्प्रेड। द डिफरेंस बिटवीन द बोरोइंग रेट एंड द लेंडिंग रेट इज नोन एज स्प्रेड। क्या कहलाएगा भाई, स्प्रेड। द डिफरेंस बिटवीन द लेंडिंग रेट एंड द बोरोइंग रेट इज नोन एज स्प्रेड। क्या कहलाएगा, ये स्प्रेड। एंड इट इज द प्रॉफिट अर्न्ड बाय द बैंक। इसी से लोगों की क्या होती है भैया, तनख्वाह होती है, और वो पूरी फैसिलिटीज को ले पाते हैं यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग फंक्शंस की बात करेंगे हम लोग कमर्शियल बैंक के। तो सबसे पहला काम होता है उसका एक्सेप्टिंग डिपॉजिट। वो क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा किसको भैया, डिपॉजिट्स को, मतलब जो भी पैसा जहां से भी आ रहा है उसको पहले ले लेगा। द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट फंक्शन ऑफ द कमर्शियल बैंक इज टू एक्सेप्ट द डिपॉजिट फ्रॉम द हाउस होल्ड। हाउस होल्ड जो भी पैसा जमा करेगा उसको वो रख लेगा पहले। पीपल कैन डिपॉजिट देयर सरप्लस मनी इनटू द बैंक। हमारे पास जो भी एक्सेस पैसा होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, बैंकों में जमा करके रखते हैं। ओके, द बैंक प्रोवाइड वेरियस टाइप्स ऑफ अकाउंट इन विच मनी कैन बी डिपॉजिट। अलग अलग टाइप के अकाउंट होते हैं जिसमें इसको पैसे को रखना होता है। पहला अकाउंट जो होता है वो होता है करंट अकाउंट, जो कि जनरली बिजनेस क्लास जो करती है इसका यूज करती है, और इसमें कोई भी आपको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा क्योंकि लंबे समय तक आप पैसा इसमें स्टोर नहीं करोगे। दूसरा होता है सेविंग अकाउंट, जनरली इस पे जो इंटरेस्ट मिलता है वो 4% मिलता है। नंबर 3 होता है फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, जिसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट तो हाई होता है मगर आपका पैसा जो है सरकार, मतलब सरकारी जो बैंक है या प्राइवेट बैंक जो है वो ब्लॉक कर लेगी, आपको वो पैसा उतने समय तक के नहीं मिलेगा। अगर उसके पहले आप निकालते हैं तो पेनाल्टी एंड फाइन इस पे देना जरूरी होता है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग इसी के साथ। एडवांसिंग लोन, जिस किसी को भी पैसे की आवश्यकता है उसको पैसा देने का काम भी कौन करेगा भैया, बैंक करेगा। इसको बोलते हैं यहाँ पे एडवांसिंग लोन। किस रेट पे देगी, तो वो लेंडिंग रेट पे देगी। चलिए समझते हैं। द लोन कैन बी डिफर फ्रॉम टाइम टू टाइम, अलग अलग समय के हिसाब से अलग अलग टाइम के क्या होंगे, लोन होंगे। ठीक है, पहला हम लोग बात करें लॉन्ग टर्म लोन की, जो लगभग 1 साल से ज्यादा के लिए होता है। नंबर 2 डिमांड लोन, जिसमें टाइम पीरियड जो है वो यहाँ पे डिसाइडेड नहीं होता। तीसरा जो होता है वो शॉर्ट टर्म लोन होता है, जो जनरली 1 साल के अंदर होता है, मतलब जहां 1 साल या 1 साल से कम हो उसको हम लोग लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म बोलते हो। जहां टाइम डिसाइड नहीं हो उसको हम लोग बोलते हैं डिमांड लोन। क्या बोलेंगे भैया यहाँ पे, डिमांड लोन। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग इसी के साथ। बात करेंगे ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी की। अगर अकाउंट में रखा हुआ है 1 लाख रुपए और मान लेते हैं आप निकालना चाहते हो 2 लाख रुपए, तो आप क्या कर रहे हो, जितना पैसा उससे ज्यादा निकालने की कोशिश कर रहे हो, दैट इज नोन एज ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। क्या कहलाएगा, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, मतलब जितना है उससे ज्यादा पैसा जब निकाला जाए उसको कहेंगे हम लोग
Overdraft facility. It refers to a facility in which a regular customer of a bank is allowed to overdraw his current account up to some limit. मतलब एक लिमिट तक के ओवरड्रॉ अगर कर सकता है अपने अकाउंट से तो उसको बोलते हैं हम लोग यहाँ पे ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग डिस्काउंटिंग बिल ऑफ एक्सचेंज। अब जब ये बैंक बीच में आके क्या करता है, दो लोगों के बीच में ट्रांजैक्शन करवाता है और बीच में जब बैंक बैठा हुआ तो क्या करेगा, वो बिल में समय के पहले अगर पेमेंट हो जाता है तो यहाँ पे डिस्काउंट भी देता है, जिसको हम लोग बोलते हैं डिस्काउंटिंग बिल ऑफ एक्सचेंज, जिसके कारण कहीं ना कहीं दोनों का ट्रांजैक्शन में फायदा होता है। ठीक है, और यहां पे जो ट्रांजैक्शन होता है काफी ट्रांसपेरेंट ट्रांजैक्शन होता है, इसीलिए बैंक यहां पे डिस्काउंटिंग ऑफ बिल भी करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। एजेंसी फंक्शन का काम करेगा, दो लोगों के बीच में ये मीडिएटर की तरह काम करेगा और इसकी छोटी मोटी फीस भी लेगा। जैसे बैंक ऑल्सो परफॉर्म सम एजेंसी फंक्शन फॉर इस कस्टमर, सम ऑफ देम आर एज फॉलोज। नंबर 1, ट्रांसफर ऑफ फंड, क्या करेगा, एक जगह से दूसरी जगह पैसा पहुंचाने का काम करेगा सेफली एंड सिक्योरली। आगे बात करते हैं कलेक्शन ऑफ पेमेंट, अलग अलग जगह से क्या करेगा, पेमेंट को कलेक्ट करने का भी काम करेगा। जैसे फोन पे, पेटीएम, गूगल पे, भीम, जितने भी ऐप है वो क्या कर रहे हैं भैया, कहीं ना कहीं बैंक को ही रख के क्या कर रहे हैं, पेमेंट कलेक्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट बोलता है परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटी। अगर आप चाहते हैं स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना तो ये सिक्योरिटी परचेज करने में भी हेल्प करेगा विद द हेल्प ऑफ डीमैट अकाउंट। ठीक है, चलिए बात करते हैं परचेज एंड सेल ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज। अगर आपको करेंसी खरीदनी है दूसरी कंट्री की तो भी ये बैंक जो है आपकी मदद करेगा। इसमें कौन सा डिपार्टमेंट काम करेगा सर जी आपके साथ, तो डिपार्टमेंट काम करने वाला है यहाँ पे फॉरेक्स। कौन सा डिपार्टमेंट, फॉरेक्स। इनकम टैक्स कंसल्टेंट की बात करेगा ये अंडर सेक्शन 80C 80CCD, जो अलग अलग आपको रिलैक्सेशन जिसको हम लोग बोलते हैं रिबेट्स मिलने वाले हैं, वो किसके थ्रू मिलेंगे भैया, बैंक इनकम टैक्स कंसल्टेंट की तरह काम करेगा, बताएगा कि आपको पैसा कहां पे लगाना चाहिए। चलिए बात करेंगे लेटर ऑफ रेफरेंस। रह रहे हो मान लेते हैं भारत में, मतलब इंडिया में, और जापान में लोन चाहिए तो आप यहां से लोन के लिए क्या करने वाले, लेटर ऑफ रेफरेंस लिखवा ले, तो उस कंट्री में भी आपको लोन मिल सकता है। बैंक ऑल्सो प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ देयर कस्टमर टू डिफरेंट ट्रेडर्स विच हेल्प टू इंक्रीज द क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ देयर कस्टमर। अगर क्रेडिट वर्दीनेस अच्छी है तो जापान क्या पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड में आपको भी लोन मिल सकता है। बट क्रेडिट वर्दीनेस मतलब आपको गुडविल जो है मार्केट में बना के रखनी पड़ेगी। आगे बात करेंगे जनरल यूटिलिटी फंक्शन। तो आपके पास जितने भी हीरे जवाहरात रखे हुए हैं भैया, बहुत इंपॉर्टेंट पेपर रखे, उसके लिए सबके लिए हम लोग ने क्या करी है, एक फैसिलिटी दी है जिसको बोलते हैं हम लोग लॉकर फैसिलिटी। ट्रैवलर्स चेक, अगर आप जाना चाहते हैं दूसरे देश में तो आप इतना सारा कैश लेके ना जाए तो आप क्या कर सकते हैं भैया, ट्रैवलर्स चेक ले जाए। उस जगह जाएंगे या तो एयरपोर्ट पे या तो उस कंट्री में जैसी एंट्री होगी वहां पे इस चेक से आप क्या कर सकते हैं, पैसे को एनकैश करवा सकते हैं। लेटर ऑफ क्रेडिट, लेटर ऑफ क्रेडिट का मतलब होता है कि हर एक कस्टमर की एक क्रेडिट वर्दीनेस होती है, उस पे उसको इतना उधार मिल सकता है, मतलब एज अ लोन आपको पैसा मिल सकता है, इसको बोलते हैं हम लोग यहाँ पे लेटर ऑफ क्रेडिट। कलेक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स, बैंक ये भी बताता है कि पहले हमारे ट्रांजैक्शन कितने होते थे, अभी कितने ट्रांजैक्शन हो रहे हैं। तो ये स्टैटिस्टिकल ग्राफ जो होता है अप एंड डाउन का, ये भी शो करने का काम होता है सिर्फ और सिर्फ बैंक का, जिसको हम लोग कमर्शियल बैंक के नाम से जानते हैं। अब बैंक जो है मनी क्रिएशन कैसे करेगा, खुद के लिए पैसा कैसे कमाएगा। आउट ऑफ द टोटल डिपॉजिट रिसीव्ड बाय द कमर्शियल बैंक दे आर एबल टू क्रिएट क्रेडिट विच इज फार एक्सेस ऑफ देयर इनिशियल डिपॉजिट। अब वो बोल रहा है जो भी इनिशियल डिपॉजिट होता है उससे ज्यादा वो मार्केट में क्या करते हैं, पैसे को लॉन्च कर देते हैं। इन अदर वर्ड्स बैंक कैन लैंड मोर देन व्हाट इज लैंड टू देम, मतलब बैंक के पास जितना भी पैसा आता है, 100 रुपए आता है तो वो मार्केट में चला देता है 200 या 250 रुपए। कैसे, चलिए इसको समझने की कोशिश करेंगे भैया। हम लोग मान लेते हैं कि इनिशियल डिपॉजिट उसके पास कितना आया भैया, 1000 रुपए आया, तो उसने 800 रुपए लोन दिया और 200 रुपए बचा लिया, ठीक है ना। तो अब ये जो 200 रुपए बचा रहा है इसी को हम लोग यहाँ पे बोलते हैं LRR, लीगल रिजर्व रेशियो, और ये करना बैंकों का हमेशा जरूरी है। अब ये डिपॉजिट जितना जितना होता जाएगा उसमें से कुछ अमाउंट लोन में निकालेगा और अपने पास रिजर्व भी बचा के हमेशा रखेगा, ठीक है ना। चलिए तो यहां पे लोन दे दिया इसने 4000, इनिशियल डिपॉजिट कितना हुआ 5000, और यहां पे इसके पास कितना आ गया भैया 1000। तो मतलब अभी देखा जाए तो अभी यहां पे उसका ना फायदा हुआ ना नुकसान हुआ, बट वो उतने ही पैसे से वो पैसा कमा लेता है। कौन भाई, बैंक। इसीलिए इसको बोलते हैं हम लोग यहाँ पे कमर्शियल बॉडी। तो यहाँ इनिशियल डिपॉजिट जो उसने सिर्फ 1000 करा था उससे उसने 5000 रुपए बना लिए, मतलब लगभग 5 गुना ज्यादा उसने पैसा बना लिया। ये बैंक की टेक्निक्स होती है, तो हम लोग इसको समझेंगे भाई बैंक की टेक्निक्स को।
तो बैंक की टेक्निक को समझने के लिए हम लोग आते हैं मनी मल्टीप्लायर पे। किस पे आते हैं? मनी मल्टीप्लायर पे। क्या होता है? इट मेजर्स द अमाउंट ऑफ मनी दैट बैंक आर एबल टू क्रिएट इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिट विद एवरी यूनिट इट कीप्स एट रिजर्व। रिजर्व भी रखना है और मार्केट में आपको पैसा भी जो है वो चलाना है एज अ लोन। तो मान लेते हैं कि किसी का इनिशियल डिपॉजिट बैंक का 2000 रुपए और वहां पे जो लीगल रिजर्व रेशियो है वो 20%। एक बात याद रखिएगा, जितना कम लीगल रिजर्व रेशियो रहेगा उतना ज्यादा बैंक के पास पैसा आएगा। जितना ज्यादा लीगल रिजर्व रेशियो रहेगा उतना बैंक के पास पैसा कम आएगा। तो यहां पे कितना हो गया भैया? 2000 इंटू 5 मतलब कितने कमा लिया उसने यहाँ पे? 10,000 रुपए। बट मान लेते हैं LRR जो अगर 50% कर दिया जाएगा तो यहाँ पे कितना कमाया उसने? 4000। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है भैया? 1/LRR। ध्यान से समझिए, अगर 1/20 हो गया ये, तो ये कितना हो गया भाई? 5 टाइम्स। क्या हो गया? 5 टाइम। बट यही अगर 1/LRR में ये 1/50 कर दिया तो ये कितना हो गया भैया? 2 टाइम्स। कितना हो गया? 2 टाइम्स। बता, LRR बढ़ाने से हमारा बैंकों का क्या होगा? नुकसान होगा, और LRR कम होने से बैंकों का क्या होगा? फायदा होगा। तो ये बात हम लोग को याद रखनी है एग्जाम तक के। अब हम लोग आते हैं हमारी अपेक्स बॉडी, जिसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक बोले तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, अपेक्स बॉडी, या तो हम लोग बोलते हैं क्या? बैंकर्स बैंक। ठीक है ना? चलिए, रेफर्स टू एन अपेक्स सुप्रीम बॉडी दैट कंट्रोल रेगुलेट्स। अब ध्यान समझिए क्या क्या करता है? कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है, डायरेक्ट द एंटायर बैंकिंग सिस्टम। सारे कमर्शियल बैंकों को समझाता है कि काम कैसे होना चाहिए। मॉनेटरी स्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री। ऑल फाइनेंशियल डेवलप्ड कंट्रीज हैव देयर ओन सेंट्रल बैंक। जितनी भी फाइनेंशियल डेवलप्ड कंट्री है उन सब का क्या है? खुद का कमर्शियल बैंक है, जिसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रल बैंक। हमारे यहाँ का जो सेंट्रल बैंक है उसको कहा जाता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि 1 अप्रैल 1935 से ऑपरेशनल है, कंटिन्यूअसली काम कर रहा है। यहाँ पे आगे बढ़ेंगे हम लोग। यहाँ पे फंक्शंस की बात करते हैं। सबसे पहला काम है करेंसी अथॉरिटी। करेंसी का मिंटिंग प्रिंटिंग करने का काम जो है मेनली किसका है भैया? सेंट्रल बैंक का है। प्रिंटिंग का काम तो है, मिंटिंग का काम नहीं है। मिंटिंग का काम जो है क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का है। किसका है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का है। चलिए ध्यान से समझिएगा। लीड टू द यूनिफॉर्मिटी इन द नोट सर्कुलेशन। क्या एडवांटेज है इसका भैया? तो एक जैसे नोट पूरे इंडिया में सर्कुलेट होंगे। कंट्रोल ओवर द क्रेडिट, जो यहाँ एक्स्ट्रा वैकेंसी कर रहे हैं उसको कंट्रोल करने का भी काम होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। पब्लिक फेथ इन करेंसी सिस्टम, इसीलिए गवर्नर जो है वो आपके नोट पे साइन करके देता है और बोलता है मैं धारक को इतना रुपया देने का वचन देता हूं। तो ये एडवांटेज हुआ। नंबर 2 पे हम लोग आते हैं बैंकर्स टू द गवर्नमेंट। आरबीआई जो है गवर्नमेंट के लिए भी बैंक की तरह काम करता है। मतलब आरबीआई जो है गवर्नमेंट के लिए कमर्शियल बैंक है। बैंकर्स बैंक एंड द सुपरवाइजर। बैंकर्स बैंक मतलब एक तो सेंट्रल बैंक तो है ही, दूसरा जितने भी छोटे छोटे बैंक है उन सबको सुपरवाइज करने का काम भी कौन करता है? आरबीआई। कस्टोडियन ऑफ द कैश रिजर्व, जितना भी कैश रिजर्व होता है उन सबको संभाल के रखने का काम भी आरबीआई का होता है। लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट, अगर कुछ भी हो जाए आरबीआई ही आपके पास आखिरी सॉल्यूशन बचेगा अगर आपको पैसा चाहिए तो। कंट्रोल ऑफ द मनी सप्लाई एंड द क्रेडिट, और मार्केट में जो भी पैसा चल रहा है उसको कंट्रोल करने का काम भी सेंट्रल बैंक का होता है। मतलब आरबीआई जो है अब बहुत सारे काम कर रहा है। इसमें एक और काम जो है वो है क्रेडिट कंट्रोल का। मार्केट में जो भी पैसा फैला के रखा है आरबीआई ने, जो मनी सप्लाई हम लोगों ने M1 M2 M3 और M4 पढ़ा था, तो उसने जो भी पैसा फैला के रखा उसको कंट्रोल करने का भी काम किसका होगा भैया? आरबीआई का होगा। तो इसको क्या कहा जाता है यहाँ पे? क्रेडिट कंट्रोल। क्या कहा जाता है भैया? क्रेडिट कंट्रोल। इसका मतलब इट रेफर्स टू द इंक्रीज और डिक्रीज इन द क्रेडिट मनी ऑफ एन इकोनॉमी रिगार्डिंग द मॉनेटरी रिक्वायरमेंट ऑफ द कंट्री। सरकार ये देखेगी पहले, सरकार का मतलब यहाँ पे आरबीआई से है, तो आरबीआई ये देखेगी पहले कि भैया या पैसा ज्यादा चाहिए या पैसा कम चाहिए। तो ये कंट्रोलिंग का काम भी किसका होगा? यहाँ पे आरबीआई का होगा। आरबीआई कंट्रोल्स द क्रेडिट एक्टिविटी, जितने भी उधार के काम होते हैं वो भी ये कंट्रोल करती है, क्योंकि इससे कंट्रोल होने वाली जो सिचुएशन है वो है इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन। तो इन्फ्लेशन का मतलब होता है जनरल राइज इन प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। रोज की चीजें अगर महंगी हो जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे इन्फ्लेशन। अगर सस्ती हो जाती है तो उसको बोलते हैं हम लोग यहाँ पे डिफ्लेशन। क्या बोलेंगे? डिफ्लेशन। एज आरबीआई हैज द सोल मोनोपोली इन करेंसी इशू, इट कैन कंट्रोल क्रेडिट एंड मनी सप्लाई ऑफ द करेंसी। और क्या करेगा इसकी? क्योंकि यहाँ पे मोनोपोली है तो वो अपने हिसाब से यहाँ पे कंट्रोलिंग कर सकता है पैसे को कितना मार्केट में इशू करना है और पैसे को कितना यहाँ रोकना है। चलिए, तो इसको कंट्रोल करने के लिए इसके पास 2 हथियार है। पहला तो है उसको बोलते हैं हम लोग क्वांटिटेटिव
क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट और दूसरा जो है उसको बोलते हैं हम लोग क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट। तो दो हमारे पास हथियार आ चुके हैं आरबीआई के पास। चलिए समझते हैं क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट में क्या करेगा, दिस इंस्ट्रूमेंट आर यूज्ड टू इन्फ्लुएंस द टोटल वॉल्यूम ऑफ क्रेडिट। ये बात याद रखिएगा, टोटल वॉल्यूम ऑफ क्रेडिट को कंट्रोल करने के लिए हम लोग यहाँ पे क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं। सेंट्रल बैंक टू इंक्रीज और डिक्रीज द अमाउंट ऑफ क्रेडिट अवेलेबल इन द इकोनॉमी। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ क्रेडिट को क्या इंक्रीज करना है, डिक्रीज करना है, ये सब किसमें आएगा, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स में आएगा। वेरियस क्वांटिटेटिव बैंक इंस्ट्रूमेंट बाय द सेंट्रल बैंक्स आर, क्या क्या यूज करेगा, तो सबसे पहले करेगा भैया बैंक रेट। बैंक रेट का मतलब ध्यान से समझिएगा, वो पैसा जो आरबीआई लॉन्ग टर्म के लिए कमर्शियल बैंक को देता है उसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे बैंक रेट। अगर बैंक रेट बढ़ जाएगा तो लोन क्या हो जाएगा भैया, महंगा हो जाएगा, और बैंक रेट अगर कम हो जाएगा लोन क्या हो जाएगा, सस्ता हो जाएगा। तो क्रेडिट कंट्रोल करने के लिए ये बैंक रेट का इस्तेमाल करता है, जिसको हम लोग डिस्काउंट रेट पॉलिसी भी बोलते हैं। ओपन मार्केट ऑपरेशन की बात करें तो जब भी हमारी जो सरकार है उसको कैश की आवश्यकता पड़ती है तो वो बोलती है आरबीआई को कि हमारी सिक्योरिटीज मार्केट में भेज दो। आरबीआई अपने चंटू बंटू को बोलती है, चंटू बंटू कौन है यहाँ पे भैया, बैंक्स। बैंक्स इसको बोलेगी कस्टमर को, कस्टमर अपने पास का कैश उठा के बैंक को देगा, बैंक आरबीआई को देगा, आरबीआई किसको देगा, गवर्नमेंट को। तो अब कस्टमर जो हमारा चंटू बंटू है उनके पास पैसा क्या हो गया भैया, कम हो गया। तो इस तरीके से आरबीआई, बैंक और गवर्नमेंट किस में आ जाते हैं भैया, ओपन मार्केट ऑपरेशन सिस्टम में आ जाते हैं, ठीक है ना। चलिए लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट की बात करें तो इसमें दो पार्ट आ जाएंगे आपके, सीआरआर आ जाएगा और एक आ जाएगा एसएलआर। सीआरआर बोले तो कैश रिजर्व रेशियो, एसएलआर बोले तो स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। बैंक अपने अमाउंट का एक परसेंटेज आरबीआई के पास कैश फॉर्म में जमा करता है, उसको बोलते हैं हम लोग यहाँ पे सीआरआर। अदर देन कैश जो पैसा रखा रहता है उसको बोलते हैं हम लोग एसएलआर। बट ये बैंकों के पास खुद के पास जमा रहता है पैसा, ओके, ये बात हमें याद रखनी है। चलिए तो तीन चीजें हमें याद हो गई, क्या भैया, बैंक रेट, दूसरा हो गया ओपन मार्केट ऑपरेशन, तीसरा हो गया लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट। चलिए हम लोग आगे बात करेंगे। कमर्शियल बैंक आर ऑब्लिग टू मेंटेन टू टाइप्स ऑफ रिजर्व। अभी जो मैंने बात करी थी, एक तो सीआरआर मेंटेन करना जरूरी है और दूसरा एसएलआर मेंटेन करना जरूरी है। इससे क्या हो जाएगा, इससे यहां पे क्रेडिट सिस्टम जो है वो बहुत आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है। चलिए आगे बात करेंगे हम लोग क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स की। सरकार क्या क्या करेगी, सरकार का मतलब आरबीआई क्या क्या करेगी। सबसे पहले मार्जिन रिक्वायरमेंट की बात करेंगे। मार्जिन रिक्वायरमेंट का मतलब होता है आपको अगर लोन चाहिए और आपने जो गिरवी रखे पेपर वो मान लेते हैं 10 लाख के रखे और बैंक जो आपको दे रही है वो दे रही है 8,50,000, तो मार्जिन रिक्वायरमेंट कितना हो गया भैया, 8,50,000 का। क्यों, क्योंकि ये एक तरीके का रिस्क है ना भाई। दूसरा बोलता है मॉरल सुएशन, बैंक आपको समझाएगी कि भैया ऐसी जगह पैसा मत लगाओ जहां डूबने की आशंका है, तो उस पैसे को बचाना समझाना बैंकों द्वारा किसी कस्टमर को, यह कहलाता है मॉरल सुएशन। सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, बैंक डिसाइड कर लेती है कि हमें किसको क्रेडिट देना है, किसको क्रेडिट नहीं देना है। तो ये सारे के सारे हमारे हो जाते हैं क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट। चलिए हम लोग बात करेंगे अब रेपो रेट की और रिवर्स रेपो रेट की। रेपो रेट क्या होता है, तो ये दोनों ही शॉर्ट ड्यूरेशन के रेट्स है। जब बैंक अपना पैसा एकदम इमीडिएट नेसेसिटीज जब होगी, जरूरत जब होगी, तो वो किसके पास जाएगा भैया, एपेक्स बॉडी कौन सी, आरबीआई। तो उससे बोलेगा जल्दी पैसा दे दो भैया, हमें बहुत ज्यादा जरूरत है। तब क्या करेगा सेंट्रल बैंक, जो बैंकों को पैसा देगा शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, उसको हम लोग बोलते हैं रेपो रेट। क्या बोलते हैं भैया, रेपो रेट। एक ऐसा रेट विच द सेंट्रल बैंक ऑफ अ कंट्री लेंड मनी टू द कमर्शियल बैंक इन केस एनी शॉर्टफॉल ऑफ द फंड और द डेफिसिट, और शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होगा, इतनी बात याद रखनी है। रिवर्स रेपो रेट, अगर बैंक अपना पैसा किसके पास जमा करे, आरबीआई के पास, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, तो उस पर मिलने वाला जो इंटरेस्ट है उसको कहते हैं हम लोग रिवर्स रेपो रेट। इट इज द शॉर्ट टर्म बोरोइंग रेट एट विच द सेंट्रल बैंक बोरो मनी फ्रॉम द कमर्शियल बैंक इन ऑर्डर टू रिड्यूस द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। चलिए तो यहां तक समझ में आ गया। एक बात याद रखिएगा, मेरी एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर रेपो रेट 6.25% है तो रिवर्स रेपो रेट हमेशा 1% कम होगा, मतलब यह होगा 5.25 बीपीएस बेसिस पॉइंट। तो 1% हमेशा क्या होता है भैया, कम होता है। तो हम लोग ने बहुत अच्छे शानदार तरीके से मनी और बैंकिंग समझा है। तो ऐसे ही और शानदार, जानदार और मजेदार वीडियोस के लिए बने रहिए मेरे साथ। करना है एक छोटा सा काम, इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है। चलिए तो यहाँ पे सुपर क्विक रिवीजन मेरा समाप्त होता है। मनी और बैंकिंग यहाँ पे निपट चुका है और दिमाग में भी आपके पहुंच चुका होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल।